हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसको हम शॉर्ट में एपी भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो नंबर की एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें किसी भी नंबर को फाइंड करने के लिए उसके पहले वाले नंबर में यानी कि उसकी प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल 10, 15, 20, 25 एंड अप टू सो ऑन। तो आप ये देख सकते हो कि जो लिस्ट मैंने यहाँ पर नंबर्स की लिखी है इसमें सबसे पहले है 10, उसके बाद 10 में 5 को ऐड किया और ये नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 15। फिर अगेन हमने 15 में 5 को ऐड किया और हमारे पास नंबर आ गया 20। 20 में अगेन हमने 5 को ऐड किया और हमारे पास नंबर आ जाता है 25। तो इस तरह से एक फिक्स नंबर इन नंबर्स में ऐड करने के बाद इनकी नेक्स्ट टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। इसके बाद इसमें कहा गया है दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, कि जो फिक्स नंबर हम सभी टर्म्स में ऐड करते हैं, जैसे कि अभी जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था तो उसमें हर एक टर्म्स में हम 5 को ऐड कर रहे थे। तो इस तरह से वो जो फिक्स नंबर 5 वहाँ पर है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। और ये जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। तो इसके लिए भी हम एग्जांपल से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक एपी लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन, तो आप ये देख सकते हो कि जो नंबर्स हैं इन सभी के बीच में डिफरेंस है 2 का, बिकॉज 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, यानी कि यहाँ पर सभी टर्म्स में 2 को ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म मिलती है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि इस एपी में जो एक कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव है। एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि 30, उसके बाद 20, 10, 0, -10, -20 एंड अप टू सो ऑन। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 30 में से 10 को माइनस किया तो 20 आ गया, 20 में से 10 को माइनस किया तो फिर 10 आ गया, 10 में से 10 को ही माइनस किया तो 0, 0 में से 10 को माइनस करेंगे तो -10, फिर इसमें से अगेन हम 10 को माइनस करेंगे तो -20, यानी कि इस सीरीज़ का जो कॉमन डिफरेंस है वो है -10। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव है। तो जब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो वो जो सीरीज़ यानी कि वो जो एपी होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, और जब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है तो जो हमारे पास एपी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब कॉमन डिफरेंस होता है 0, तो जैसे कि अगर हम एक सीरीज़ लिखते हैं 5, 5, 5 एंड अप टू सो ऑन, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहली टर्म 5 है उसमें हम 0 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर 5 मिलेगा। फिर से इसमें 0 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर से अगेन हमें 5 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है। तो इसलिए इस एपी के अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो सभी की सभी टर्म्स सेम हैं। तो इस केस में जब किसी एपी की सभी टर्म्स सेम होती हैं तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 होता है। तो इस तरह से किसी भी एपी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कैसा भी हो सकता है। तो अब कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जिसमें से सबसे पहले है द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली आर 147, 148, 149 एंड अप टू 157। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉर्निंग असेंबली में किसी स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स एक लाइन के अंदर खड़े हैं उनकी जो हाइट है वो 147, 148, 149 और लास्ट में 157 तक है। और हम ये देख सकते हैं कि इन सभी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो है 1 का,
1 सेंटीमीटर का, तो क्योंकि डिफरेंस सेम है, फिक्स्ड है, तो इसलिए जो ये सीरीज़ है ये एक AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। After that, second, the minimum temperatures in degree Celsius recorded for a week in the month of January in a city arranged in ascending order are कि जनवरी के मंथ में किसी शहर के जो टेम्परेचर को नोट किया गया है वो है -3.1, उसके बाद -3.0, -2.9, -2.8। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सभी का जो डिफरेंस है वो भी सेम है, तो ये सीरीज भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आफ्टर दैट, द बैलेंस मनी इन रुपीज़ आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन ऑफ ₹1000 एवरी मंथ इज 950, 900, 850, 800 एंड अप टू 50 कि 1000 रुपीज़ का जो लोन लिया गया है तो उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और जो इंस्टॉलमेंट है वो है 5% की, यानी कि हर महीने 1000 का जो 5% है वो पे करना है। तो इस तरह से यहाँ पर अमाउंट रह जाएगा 950, उसके बाद 900, उसके बाद 850। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सभी का डिफरेंस है वो 50 का है, तो इसलिए ये सीरीज़ एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद है द कैश प्राइजेस इन रुपीज़ गिवन बाय अ स्कूल टू द टॉपर्स ऑफ क्लास 1 to 12th आर रिस्पेक्टिवली 200, 250, 300, 350 एंड अप टू 750। किसी स्कूल के अंदर क्लास 1 से लेकर 12th तक जो टॉपर स्टूडेंट है उनको प्राइज़ दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट क्लास के अंदर जो टॉपर स्टूडेंट है उसको प्राइज़ दिया गया है 200 रुपीज़ का। इसी तरह से सेकंड क्लास के अंदर जो टॉपर स्टूडेंट है उसको प्राइस दिया गया है 250, थर्ड क्लास में 300, फोर्थ क्लास में 350, और इसी तरह से सबसे लास्ट में 12th क्लास के अंदर जो टॉपर स्टूडेंट है उसको प्राइस दिया गया है 750 रुपीज़ का। तो यहाँ पर जो डिफरेंस इनके बीच में वो 50-50 रुपीज़ का, यानी कि सेम डिफरेंस है सभी टर्म्स के बीच में, तो ये सीरीज़ भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। देन the total savings in rupees after every month for 10 months when ₹50 are saved each month are 50, 100, 150, 200। तो अगर हर महीने 50 रुपीज़ की सेविंग की जाए तो इस तरह से 10 महीने तक जो अमाउंट सेव होगा, पहले महीने में अमाउंट सेव किया गया 50, नेक्स्ट मंथ फिर से 50 रुपीज़ अमाउंट सेव किया गया, यानी कि टोटल अमाउंट इस तरह से अब हो जाएगा 100। उसके बाद 3 महीने के बाद 150, 200, 250, 300 एंड अप टू 10 मंथ्स के बाद जो अमाउंट है सेविंग का वो है 500 रुपीज़। तो यहाँ पर भी सभी टर्म्स का डिफरेंस सेम है, तो इसलिए ये सीरीज़ भी एक AP है। अगर अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म की, तो जैसे कि अभी आपको बताया कि AP लिखने के लिए हम किसी भी टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं और नेक्स्ट नंबर हमें वहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से अगर हम किसी AP में फर्स्ट टर्म को कंसिडर करते हैं A, तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा, और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम D से। इसके बाद थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए इसमें एक बार फिर से हम D को ऐड करेंगे। फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए इसी में एक बार और हमें D को ऐड कर देना होगा। तो इस तरह से ये टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। आप ये देख सकते हो कि जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज़ है A, सेकेंड टर्म है A प्लस D, क्योंकि दोनों डिफरेंट वेरिएबल है तो इसको ऐड नहीं कर सकते। थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस, उसके बाद D प्लस D यानी कि 2D। फोर्थ टर्म हो जाएगी हमारे पास A प्लस, उसके बाद यहाँ 3 टाइम्स D है तो 3D, यानी कि हम किसी भी AP को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, जहाँ पर A का मतलब है उस AP की फर्स्ट टर्म और D का मतलब है उस AP का कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर हमने जनरल फॉर्म को लिखा हुआ है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D represents an arithmetic progression where A is first term and D the common difference. This is called the general form of an AP. अब इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1, और इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का केवल फर्स्ट सम ही सोल्व करेंगे, जिसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट में कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। तो
तो यहाँ पर कहा गया है कि कुछ सिचुएशंस हमारे पास हैं और हमें ये बताना है कि उन सिचुएशंस में जो नंबर्स की लिस्ट होगी तो किस किस सिचुएशन के अंदर वो नंबर्स की लिस्ट एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है और क्यों करती है, उसका रीज़न भी हमें बताना है। तो जैसे कि अभी एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की केवल और केवल एक ही पहचान होती है कि उसके अंदर जो टर्म्स हैं उनका कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड यानी कि सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन हमें दी गई है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी का जो किराया है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपीज़, लेकिन उसके बाद जितने भी किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर की जाएगी उनका चार्ज यानी कि उनका जो फेयर होगा वो 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग देना होगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15, जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया है। अगर हम यहाँ पर फाइंड करते हैं फेयर 2 किलोमीटर का तो हम यहाँ पर लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर। तो इन 2 किलोमीटर्स में से फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज तो 15 है और उसके बाद जो सेकंड वाला किलोमीटर होगा उसका चार्ज होगा ₹8। तो इस तरह से 2 किलोमीटर का टोटल चार्ज हो जाएगा 15 + 8 यानी कि 23 रुपीज़। अगर हम फाइंड करते हैं 3 किलोमीटर का चार्ज तो यहाँ पर फर्स्ट किलोमीटर का 15 होगा, उसके बाद जो किलोमीटर हैं उनका 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से, तो ये टोटल चार्ज यहाँ पर बन जाएगा इनको ऐड करने के बाद 31 रुपीज़। देन 4 किलोमीटर का चार्ज फाइंड करने के लिए फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज 15, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ किलोमीटर का चार्ज 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो इन सभी का टोटल आ जाएगा ₹39। तो इस तरह से अब हम ये देख सकते हैं कि जो ये सीरीज़ या फिर लिस्ट ऑफ नंबर्स यहाँ पर हमारे पास है 15, 23, 31, 39, तो इन सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। इनका डिफरेंस 8 है, इनका डिफरेंस 8 है, इनका डिफरेंस 8 है और इसके बाद में हम जितने भी नंबर्स लिखेंगे वहाँ पर भी जो डिफरेंस होगा वो 8 का ही होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये सीरीज़ है वो एक AP है क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो सेम है। सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इसमें कहा गया है कि किसी सिलेंडर के अंदर कुछ एयर प्रेजेंट है और उस सिलेंडर के साथ वैक्यूम पंप को अटैच किया गया है और जैसे ही वैक्यूम पंप को ऑपरेट करते हैं तो वो उस सिलेंडर की एयर का 1/4 पार्ट उसमें से रिमूव कर देता है यानी कि उसमें से बाहर निकाल देता है। वैक्यूम पंप का काम यही होता है कि किसी भी कंटेनर में से एयर को बाहर निकालना। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सीरीज़ हमें बनानी है और फिर ये चेक करना है कि जो सीरीज़ हमारे पास आएगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP है या नहीं है। तो हम यहाँ पर ये लेट कर सकते हैं कि जो इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग में उस सिलेंडर के अंदर एयर है उसको हम लेट कर सकते हैं V लीटर्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर बी V लीटर। तो हमने ये मान लिया है कि उस सिलेंडर के अंदर जो स्टार्टिंग में एयर है उस एयर का वॉल्यूम है V लीटर। आप यहाँ पर V की जगह पर कोई दूसरा वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद in each stroke the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। कि जैसे ही उस वैक्यूम पंप को ऑपरेट करते हैं यानी कि उसका एक स्ट्रोक लगाते हैं तो वो उस सिलेंडर की एयर का 1/4 पार्ट उसमें से बाहर निकाल देता है, उसमें से रिमूव कर देता है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक एयर विल रिमेन। तो हमने शुरू में ये लेट किया था कि उस सिलेंडर के अंदर जो एयर है वो है V लीटर। अब जैसे ही हम वैक्यूम पंप का एक स्ट्रोक लगाएंगे तो वो इस V का 1/4 पार्ट बाहर निकाल देगा और V का 1/4 पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से और ये हमारे पास आ जाएगा V/4। यानी कि इनिशियल में उस एयर की जो वॉल्यूम है वो है V और वैक्यूम पंप का स्ट्रोक लगाने से V/4 एयर उसमें से बाहर निकल जाएगी। तो कितनी एयर वहाँ पर रिमेनिंग होगी यानी कि कितनी एयर उस सिलेंडर के अंदर बचेगी, ये निकालने के लिए हम V में से V/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो आप ये देख सकते हो कि v में से v-4 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 1 लेट करेंगे, फिर 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 4, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस v से तो 4v, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस v के साथ तो ये ओनली v। फिर जब हम 4v में से v को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3v डिवाइडेड बाय 4। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में उस सिलेंडर के अंदर एयर थी v, वैक्यूम पंप ऑपरेट करने के बाद v/4 उसमें से बाहर निकाल दिया गया, और जो रिमेनिंग एयर है वो है 3v डिवाइडेड बाय 4। अब हम ये फाइंड करेंगे आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक एयर विल रिमेन, यानी कि जब उस वैक्यूम पंप को दूसरी बार ऑपरेट किया जाएगा, सेकेंड स्ट्रोक जब उसका लगाया जाएगा तो उसके बाद उस सिलेंडर के अंदर कितनी एयर बचेगी। तो हम ये देख सकते हैं कि पहले स्ट्रोक के बाद उस सिलेंडर के अंदर जो एयर है वो थी 3v डिवाइडेड बाय 4। अब इस 3v डिवाइडेड बाय 4 का 1/4 पार्ट हम फाइंड करेंगे, तो इसको हमने 1/4 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास आ जाएगा 3v डिवाइडेड बाय 16। यानी कि इस 3v डिवाइड बाय 4 में से इस 3v/16 को हम माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करने के लिए 4 और 16 का एलसीएम हमने लिख दिया है 16। जब 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, और 4 से मल्टीप्लाई करना होगा 3v को तो ये आ जाएगा 12v। फिर 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, और 1 से इस 3v को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3v। फिर जब हम 12v में से 3v को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9v डिवाइड बाय 16। तो हम ये कह सकते हैं कि जब सेकंड स्ट्रोक लगाया गया वैक्यूम पंप का तो सिलेंडर के अंदर जो एयर है वो बचती है 9v डिवाइड बाय 16। इसके बाद आफ्टर थर्ड स्ट्रोक एयर विल बी, तो जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि सेकंड स्ट्रोक के बाद उस सिलेंडर के अंदर जो एयर थी वो है 9v डिवाइड बाय 16। अब इस 9v डिवाइड बाय 16 का 1/4 पार्ट उसमें से बाहर निकालेंगे जब उस वैक्यूम पंप का थर्ड स्ट्रोक लगाया जाएगा। तो 9v डिवाइड बाय 4 × 16 यानी कि 64। तो इस तरह से 9v/16 में से हम इस 9v/64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर 16 और 64 का एलसीएम हमने लिख दिया है 64। 16 से 64 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और 4 × 9v यानी कि 36v। फिर 64 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 × 9v यानी कि 9v। 36v में से 9v को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27v, और डिवाइड में है 64। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस सिलेंडर के अंदर जो इनिशियल एयर थी वो थी v। फिर जब वैक्यूम पंप को ऑपरेट किया गया तो उसके फर्स्ट स्ट्रोक के बाद उसमें एयर बचती है 3v/4। सेकेंड स्ट्रोक के बाद यानी कि जब उसका 1/4 पार्ट बाहर निकाल दिया तब एयर बचती है 9v/16। फिर थर्ड स्ट्रोक के बाद यानी कि फिर से उसका 1/4 पार्ट जब बाहर निकाल देंगे तो एयर आ जाएगी 27v डिवाइड बाय 64। अब ये जो सीरीज़ हमारे पास आई है v, 3v/4, 9v/16, 27v/64, तो हम ये देख सकते हैं कि इस सीरीज़ में जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस सेम नहीं है। यानी कि जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, फिर इनको माइनस करोगे, फिर इनको माइनस करोगे, तो जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो सेम नहीं मिलेगा। और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये सीरीज़ एक एपी नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे clearly it can be observed that the adjacent terms of this series do not have the same difference between them, therefore this is not an AP। इसके बाद थर्ड पार्ट, the cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक वेल यानी कि एक कुएं को खोदना है, तो जब फर्स्ट मीटर की डिगिंग यानी कि खुदाई की जाएगी तो उसका चार्ज होगा ₹150। लेकिन जैसे ही उसमें हम ज़्यादा उसको खोदेंगे यानी कि सेकंड मीटर, थर्ड मीटर, फोर्थ मीटर, तो जो उनका चार्ज होगा वो ₹50 के अकॉर्डिंग होगा। अब हमें यहाँ पर बताना है कि इस तरह से जो सीरीज़ बनेगी वो एपी है या नहीं है।
अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट किलोमीटर डिगिंग का चार्ज है वो है ₹150। 2 किलोमीटर डिगिंग की जो कॉस्ट यानी कि उसका जो चार्ज होगा, तो 2 किलोमीटर में से फर्स्ट का चार्ज है 150 और सेकंड का है ₹50। तो इस तरह से इन दोनों का टोटल आ जाएगा ₹200। फिर 3 किलोमीटर का फाइंड करने के लिए 3 में से फर्स्ट किलोमीटर का 150, सेकंड का 50 और थर्ड का अगेन 50, और इनको ऐड करने के बाद जो 3 किलोमीटर डिगिंग का चार्ज होगा वो होगा ₹250। देन 4 किलोमीटर डिगिंग की कॉस्ट फाइंड करने के लिए तो 4 में से फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज 150, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ उनका चार्ज होगा ₹50 अकॉर्डिंग। तो इस तरह से इन सभी का टोटल आ जाएगा ₹300। यानी कि जो सीरीज़ हमारे पास है 150, 200, 250, 300, हम देख सकते हैं कि इन सभी के बीच में ₹50 का डिफरेंस है जो सेम है, तो इसलिए ये जो सीरीज़ है वो एक एपी है। इसके बाद फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी अकाउंट में ₹10,000 डिपॉजिट कराए गए जिससे 8% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलता है। अब हमें ये बताना है कि हर साल के बाद उस अकाउंट में जो मनी होगी उसकी जो हम सीरीज़ बनाएंगे, जैसे कि पहले साल के बाद कितना अमाउंट है, दूसरे साल के बाद कितना अमाउंट है, तीसरे साल के बाद कितना अमाउंट है, तो इस तरह से जो सीरीज़ बनेगी उस सीरीज़ के बारे में हमें बताना है कि वो एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अमाउंट का फॉर्मूला। तो वी नो दैट इफ़ ₹p इज़ डिपॉजिटेड एट R% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। इसमें कहा गया है कि अगर ₹p डिपॉजिट कराए जाएँ R% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम के अकॉर्डिंग n ईयर्स के लिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने P लेट किया है प्रिंसिपल को, R हमने लेट किया है रेट को और n हमने लेट किया है टाइम को। तो जो अमाउंट होगा n ईयर्स के बाद उस अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 की पावर n। P इज़ प्रिंसिपल, R इज़ रेट एंड n इज़ टाइम। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर आफ्टर एवरी ईयर मनी विल बी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम ये फाइंड करें कि पहले साल के बाद कितना अमाउंट होगा, तो इस P की जगह पर हम रख देंगे 10,000, R की जगह पर हम लिख देंगे 8 और N की जगह पर हम लिख देंगे 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद का अमाउंट हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इस तरह से पहले साल के बाद उस अकाउंट के अंदर इतना अमाउंट हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड ईयर के बाद सेम फॉर्मूले का यूज़ करते हुए उसके अंदर जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 10,000 इंटू 1 + 8/100 एंड पावर में 2। फिर थर्ड ईयर के बाद एंड इसी तरह से फोर्थ ईयर के बाद। तो ये सीरीज़ हमारे पास आ जाएगी कि पहले साल के बाद ये अमाउंट होगा, दूसरे साल के बाद ये अमाउंट होगा, तीसरे साल के बाद ये अमाउंट होगा और चौथे साल के बाद ये अमाउंट होगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लियरली टर्म्स ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव द सेम डिफरेंस। अगर आप इन सभी को सोल्व करके इनको सब्ट्रैक्ट करके इनका डिफरेंस फाइंड करोगे तो वो डिफरेंस आपको सेम नहीं मिलेगा। देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। तो इसलिए जो ये सीरीज है वो एपी नहीं है। यानी कि एपी हम केवल उसी सीरीज को कह सकते हैं जिसके अंदर उसकी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सेम हो, अदरवाइज वो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 5.1 का सम नंबर 1। इसी एक्सरसाइज के जो बाकी सम्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस सम्स के सभी पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।